हेलो स्टूडेंट, मैं एसपी यादव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रसंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए 10वीं क्लास से दो चर वाले रैखिक समीकरण के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग से रिलेटेड कुछ सिद्धांत और एक्सरसाइज लेकर आया हूं। तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में आप लोगों को रैखिक समीकरण से के अनुप्रयोग के बारे में बताया जाएगा और इससे पहले के वीडियो में हम आप लोगों के लिए रैखिक समीकरण को हल करने के नियम और इसको जो हल करने का जो प्रतिबंध है वो सब आपको बताया गया है। तो आप लोग हमारे अगले वीडियो को देख करके वहां से इसको सीख सकते हैं। तो आज की क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, इस जो ये रैखिक समीकरण है इसके जो विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग हैं उससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहली बात आती है इबारती प्रश्न की। इबारती प्रश्न के बाद आता है संख्या, फिर आ जाता है भिन्न, भिन्न के साथ कह देता है आयु, बताइए कि आयु में क्या होगा। आयु के साथ क्षेत्रफल आता है, कह देगा काम कितना हुआ है, फिर कहेगा कि बताइए चाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर उसके बाद ज्यामिति से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको इसमें मिलते हैं। इसकी सहायता से अगर रैखिक समीकरण मान करके हल करोगे तो बहुत आसानी से आप उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए कुछ यहाँ पर कुछ सिद्धांत है, आप लोग या कुछ कह सकते हो सूत्र है, तो इसको आप लोग देखिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या लिखा गया है। यदि दो अंकी संख्या है, यानी उसमें हमने मान लिया है कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो वो जो संख्या हो जाएगी उसको लिखा किस तरह का जाएगा, 10x प्लस का y के रूप में। यदि कह दिया जाए कि उलटने पर प्राप्त संख्या है, तो यदि कह दिया जाए उसको उलटने पर प्राप्त संख्या है, उसको क्या लिखा जाएगा, 10y प्लस का yx के रूप में। ऐसा क्यों? जैसे इस तरह क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कह दिया जाए कोई दो अंकी संख्या है, तो कह दिया जाए दो अंकी संख्या जो है उसको बताइए और उसके साथ साथ आप ये भी बताइए कि अगर इसको उलट दिया जाता है तो 27 अधिक हो जाती है या 32 अधिक हो जाती है, तो उसमें संख्या को निकालना रहता है या इकाई और दहाई का अंक बताना रहता है। तो चलिए, ये तो पहला हो गया। अब बात करते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, वायु नहीं बल्कि आयु से रिलेटेड है। तो आयु से रिलेटेड है तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले जैसे कहा जाए किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु जो है उसको हमने यहाँ पर अगर x मान लिया जाता है तो इसमें क्या कहा जाता है, जैसे कह दिया जाए 5 वर्ष बाद, तो जैसे 5 वर्ष बाद कहेगा तो क्या हो जाएगा, जब बाद कहेगा तो उसके वर्तमान आयु में उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या माना है कि यदि यम वर्ष बाद व्यक्ति की जो आयु है वो क्या हो जाएगी, यक्स प्लस का यम वर्ष हो जाएगी। यदि कहा जाए कि 5 वर्ष पूर्व यानी पहले कहा जाए तो वहां पर उसको क्या वर्तमान आयु उसको घटा दिया जाता है। यानी जैसे यहाँ पर हमने क्या माना है, यन वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु यक्स माइनस यन वर्ष हो जाएगी। यदि आप लोग ये थोड़ी अवधारणा याद रखेंगे तो आगे जो एक्सरसाइज भी बताऊंगा तो वहां से आप लोगों का डाउट सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, अगर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की बात आ जाए तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आप, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, इसको प्रतीकात्मक रूप में लिख देंगे यस आई इक्वल टू PRT अपान 100। तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इससे भी रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन हल करने को मिल जाएंगे। आप लोग इसको केवल याद करके रखिए बस। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, जैसे कभी कभी हो जाता है कि नदी और नाव है, नदी और नाव है, तो वहां पर क्या होता है, जब कह दिया जाए नदी की बहाव की दिशा में नाव की अगर प्रभावी चाल, जैसे नदी चल रही है उसी दिशा में आप नाव लेकर जा रहे हैं तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, उसमें दोनों की चाल से योग हो जाएगा। यानी जैसे जिस दिशा में पानी बह रहा है या नदी का जिस तरह बहाव है आप उसी दिशा में नाव ले जा रहे हैं तो वहां पर उसकी चाल क्या हो जाएगी, नाव की, नदी की चाल प्लस का नाव की चाल। अब देखिए बात आती है जब नाव की बहाव की विपरीत दिशा में, यदि आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, नदी का बहाव हो रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो नाव की प्रभावी चाल हो जाएगी वो नाव की चाल माइनस नदी की चाल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमको मिलेगा वहां पर क्या, जो दोनों का अंतर रहेगा यानी घटाना, तो यहाँ पर ये इसका हल हो जाएगा। अब देखिए छठवां इसमें बताया गया है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन सब चीजों को लेकर के आगे जो हमारे कुछ फैक्ट हैं उसको सबको लेकर के इसको हल किया जाता है, तो वहां पर भी आप लोगों को इसका उपयोग हो सकता है। अब देखिए इसके बाद आता है चाल इक्वल टू दूरी, यानी चाल से रिलेटेड, तो चाल इक्वल टू दूरी बटे समय हो जाएगा। यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यदि कह दिया जाए, इससे देखिए
अगर कह दिया जाए हमको दूरी चाहिए तो दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए चाल इक्वल टू हमको क्या मिला है, दूरी अपान समय, तो दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय, यानी इसका क्या है, तिर्यक गुणा हो जाएगा, चाल इंटू समय हो जाएगा। अब बात की जाए कि अगर हमको समय चाहिए तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, समय अगर इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूरी अपान चाल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे इसको, दूरी अपान चाल, दूरी अपान चाल। तो यहाँ से इसको क्या, ये इसके दो रूप और बन गए। अब देखिए, अब जैसे कह दिया जाता है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी से समझेंगे यहाँ पर। रेलगाड़ी से कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि एक रेलगाड़ी है और वे किसी एक खंभे को पार कर रही है, तो उस कंडीशन में वो कितना समय लेगा या कितनी दूरी होगी। तो जब इस तरह की कंडीशन हो, यानी आप समझेंगे जैसे रेलगाड़ी कोई ऊर्ध्वाधर चीज है, ऊर्ध्वाधर अगर कोई वस्तु है, जैसे वो खंभा हो सकता है, कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, प्लेटफॉर्म नहीं होगा बल्कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ व्यक्ति रहेगा या खंभा रहेगा या कोई बिल्डिंग वगैरह हो गई, तो उसको जो पार करने में जो उसकी लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी कि रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। यानी उसको जो वो क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर इसकी जो दूरी होगी, यानी क्रॉस करने में जितनी कितना वो लगेगा, क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा। अगर देखिए, अगर रेलगाड़ी कोई क्षैतिज, यानी क्षैतिज जैसे कह सकते हो प्लेटफॉर्म है, पुल है, सुरंग है, तो वहां पर उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, यानी उसको पार करने में, तो उसको पार करने में जो दूरी लगेगी, यानी उसकी जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई और जो प्लेटफॉर्म रहेगा या पुल या सुरंग रहेगा उसकी लंबाई, दोनों को योग के बराबर दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आगे आप लोगों को 2-4 एग्जाम्पल हल करके आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उससे भी वो सवाल को लेकर के अगला वीडियो आप तक पहुँचा देंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याओं का योग 35 और अंतर 13 है, तो संख्या बताइए। यानी क्या दिया है, उन दोनों का जोड़ कितना है 35 है और उन दोनों का घटाना कितना है 13 है, तो वो संख्याओं को हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, माना दो संख्याएं x तथा y हैं। तो क्या, अब यहाँ पर हमने मान लिया कि वो संख्या, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार क्या हम कह रहे हैं, दोनों संख्याओं का योगफल, संख्या क्या माने हैं x और y, योगफल मतलब योग यानी जोड़, कितना दिया है 35। अब आगे क्या लिखा है, अंतर मतलब घटाना, तो दोनों को घटाना यानी अंतर कितना दिया है 13 दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्नानुसार जो कहा था हमने उसको लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर इसको हल करना है। हल क्या करना है, यानी इसको हम मान सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए इसमें क्या करें कि हमको x और y का मान आ जाए, और x और y के मान के लिए क्या करेंगे, हम इस दोनों को किसी 3 नियम से कोई एक नियम से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले इसको हल करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हमने जोड़ा क्यों, क्योंकि देखिए इन दोनों के गुणांक समान है। यदि हम इसको जोड़ देंगे तो ये प्लस वाला है माइनस एक दूसरे से कट जाएगा, बाकी ये दोनों क्या आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, यहाँ पर x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इधर इसको जोड़ेंगे तो 5 3, ये देखिए आपस में कट जाएगा, यहाँ पर 5 3 8 हो जाएगा, यानी 3 1 4, यानी इन दोनों जोड़ने पर यहाँ 48 मिल गया, इधर 2x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 48/2, यानी कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा, यानी x का मान कितना है 24, यानी एक संख्या हमको क्या मिल गई 24। अब दूसरी संख्या क्या हो सकती है, तो दूसरी संख्या के लिए हम यहाँ पर क्या, इसका मान दोनों समीकरण में किसी एक समीकरण पर रख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 24, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 35, तो x का मान कितना है 24, तो 24 आया था, 24 प्लस वाई इक्वल टू 35, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 35 माइनस का 24, यानी ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में। अब इसको घटाएंगे तो 5 में से 4 गेन 1, 3 में से 2 गेन 1, यानी y का मान क्या आ गया 11 और x का मान क्या है 24। पहली संख्या क्या है हमारी 24 और दूसरी संख्या क्या है 11। अब देखिए, अब इसको देख लेते हैं कि क्या है, सही है कि गलत है, यानी कह सकते हो आप उत्तर की जांच। यानी क्या कहा गया, दोनों संख्याओं का योग यानी जोड़ने पर कितना आना चाहिए 35, यानी देखिए 24 में 11 को जोड़ दिया जा रहा है, तो 4 1 5 हो गया, 2 1 3, ये हमारा आ गया। अगर हमारा देखिए यहाँ पर जोड़ने पर 35 दोनों संख्याओं का आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संख्याएं हो जाएंगी, यानी हमारा आंसर क्या है, सही है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, दो संख्याएं जिनका अंतर 7 है इस प्रकार है कि बड़े के 2 गुने और छोटे का 5 गुना जोड़ने पर
42 आता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या हमको निकालना है उसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, माना दो संख्याएं x और y है, x और y है। तो हमने इसको मान लिया। अब आगे क्या कहा गया है, कहा गया दो संख्याओं जिनका अंतर 7 है। अब 7 है यानी अंतर मतलब उसका घटाना, यानी x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया हमारा 7 आ गया। अब आगे देखिए क्या कहा, इस प्रकार है कि बड़े के 2 गुने, यानी बड़ा या छोटा, यानी दो में से कोई एक को मान लेते हैं। तो यहाँ पर x वाले को हम बड़ा मान लेते हैं और y को छोटा मान लेते हैं। तो क्या कहा गया है, बड़े के 2 गुने और छोटे का 5 गुना जोड़ने पर, यानी देखो बड़े का 2 गुना, तो यहाँ पर 2x हो गया, यानी बड़ा किसको माने, x का 2 गुना। और क्या कहा गया है, छोटे का 5 गुना, यानी छोटा क्या है y का 5 गुना जोड़ने पर कितना आता है, 42 आता है। यानी इसके बराबर क्या हमको आ गया, 42 आ गया। तो कहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार समझिए, जैसे क्या हमने माना दो संख्याएं x और y हैं। क्या कहा गया है, उनका अंतर x माइनस वाई, क्या x माइनस वाई कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। अब 7 के बाद क्या कहा गया, इस प्रकार है कि बड़े के 2 गुने और छोटे का 5 गुना जोड़ने पर, तो बड़े का 2 गुना और छोटे का 5 गुना हमने मान लिया, कितना आ रहा है 42। तो संख्याएं ज्ञात करनी है। अब इसको हम हल कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए x और y का मान यदि हमको मिल गया है तो हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इसको हल करने का नियम क्या है। अब देखिए अगर इसको लिख दिया जाए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस का y, यहाँ पर देखिए ये माइनस वाई उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का y हो गया। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। अब देखिए ये हम प्रतिस्थापन नियम से इसको हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर x के स्थान पे इसको क्या लिख देंगे, 7 प्लस का y। तो यहाँ पर 2x के स्थान पे क्या लिख देंगे, 7 प्लस का y प्लस का 5y इक्वल टू 42। अब इसका 2 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 प्लस का 2y प्लस का 5y इक्वल टू 42। अब ये 14 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या ना 7y। अब यहाँ पर 42 माइनस का 14। अब देखिए इसको घटाते हैं तो यहाँ पर देखिए एक वो 42 में 14 घटाएंगे तो 12 में से 4 गए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा, 3 में से 1 गए 2। अब इधर कितना गया 7y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 28/7। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ गया। y का मान कितना गया 4, यानी जो हमारी दूसरी संख्या हो क्या आ गई 4 आ गई। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, अगला हल कीजिए, यानी x का मान निकालिए। तो x का मान निकालने के लिए क्या कोई एक समीकरण ले लेंगे। तो यानी यह है समीकरण पहला, यानी y इक्वल टू 4। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या है, x इक्वल टू 7 प्लस का y। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस का y का मान कितना है 4। तो यहाँ पर कितना आ गया, x इक्वल टू क्या ना 7 में अगर 4 को ऐड करेंगे तो 11। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी x जो बड़ी वाली संख्या क्या है 11 है, छोटी वाली संख्या क्या है 4 है। यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए देखिए एक तीसरा क्वेश्चन, क्या कहा गया है, यदि एक भिन्न के अंश में इसका हर जोड़ दिया जाए और हर में अंश घटा दिया जाए तो भिन्न 11/13 बन जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए यदि इसका अंश हर से 3 कम है। तो जैसा जो कुछ कहा गया है हम उसे बनाते हैं। तो देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करनी है। तो हम भिन्न क्या होता है, उसमें अंश और हर होते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, माना भिन्न इक्वल टू x अपान y। जो भिन्न हमको मिलेगा क्या, वो x अपान y के रूप में है। और क्या बताया गया है कि यदि भिन्न के अंश में उसका हर जोड़ दिया जाए, अंश क्या है x है, हर क्या है y। तो क्या लिखा गया, यदि भिन्न के अंश में उसका हर जोड़ दिया जाए और हर में से अंश घटा दिया जाए, क्या कहा गया है, और हर में से अंश घटा दिया जाए तो भिन्न 11/13 बन जाती है। अब देखिए हमने इसको जोड़ दिया, अब क्या कह रहा है, हर में इसका अंश घटा दिया, यानी y माइनस x, यानी हर क्या है y है और अंश क्या है x है, यानी घटा दिया जाए जो भिन्न मिल रहा है क्या बन रहा है 11/3। तो अब क्या कह रहा है, बन जाते हैं तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब यहाँ तक देखिए, इसको एक बार फिर समझिए, क्या कहा गया है, यदि एक भिन्न के अंश में उसका हर जोड़ दिया जाए, अंश क्या है x है और हर क्या है y है। तो जोड़ने के बाद फिर क्या कहा गया है, और हर में से अंश घटा दिया जाए। तो हमने क्या जो हर था उसमें से y माइनस का x कितना दे दिया गया है 11/3 बन जाती है। तो कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए। आगे क्या कहा है, यदि इसका अंश हर से 3 कम है, अंश क्या है x है, क्या है अंश हर से 3 कम है, हर क्या है y में से अगर 3 हम घटा दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है, वो अंश के बराबर आ जा रहा है, यानी x के बराबर आ जा रहा है। तो कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक तो हमको ये मिल गया, एक हमको ये दूसरा ये मिल गया।
अब देखिए ऐसा क्या करें कि हमको x और y का मान चाहिए, क्योंकि x और y का मान आ जाएगा तो उसका एक दूसरे का बट्टा कर देंगे तो ये हमारी भिन्न हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले x का मान निकालते हैं, यानी x इक्वल टू देखिए क्या हमको मिला y माइनस का 3। तो यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2। तो x इक्वल टू इतना है तो इसको समीकरण 1 से, तो क्या लिखोगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में इसके मान को रख दीजिए। तो x इक्वल टू क्या है y माइनस 3, तो इसके आसान पे क्या आ जाएगा y माइनस 3 प्लस का y अपान, यहाँ पर y माइनस का क्या है x है, तो y माइनस x क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस का 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/3। तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पे इसका मान रख दिया गया, जहाँ x था वहाँ पर इसका मान रख दिया गया। अब आगे देखिए ये क्या हो गया, ये अब एक चर राशि हो गई, तो एक चर राशि है तो उसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए आगे क्या होगा, अब आगे देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो y क्या हो जाएगा 2y, अब माइनस का 3 अपान, यहाँ देखिए इसका माइनस से गुणा करेंगे अंदर, तो y माइनस का y, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 11/3। अब देखिए इसको हल करते हैं, ये प्लस में ये माइनस में क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, यानी हमको क्या मिला 2y माइनस 3/3 इक्वल टू 11/3। अब देखिए इससे आपस में कट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो आपस में कट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y माइनस 3 इक्वल टू हमको क्या मिल गया 11। अब माइनस 3 इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 2y इक्वल टू 11 प्लस का 3। अब 11 में 3 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। तो अब 14 आ गया तो y इक्वल टू क्या 14/2, यानी y का मान क्या आ गया 7, यानी कि जो हमारा हर था हर क्या आ गया 7 आ गया। अब हमको हर का मान मालूम चल गया है, अब क्या निकाल लेते हैं अंश निकाल लेते हैं, तो y इक्वल टू 7, तो समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा क्या है x इक्वल टू y माइनस 3, x इक्वल टू y माइनस का 3। तो y का मान कितना है 7, तो 7 में से 3 को घटा दीजिए, कितना गया 4, तो ये हमारा क्या हो गया x का मान, यानी क्या भिन्न क्या मिली, तो यहाँ पर लिखेंगे भिन्न इक्वल टू अंश क्या है, यानी x क्या है, x का मान 4 आया है तो 4 लिख लीजिए, और हर क्या आया है 7, तो 4/7, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये चलिए देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। फिर क्या कहा गया 12 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें सबसे पहले अगर हम समझ लें कि क्या कह रहा है तो आसानी से इसको लगा सकते हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो इनकी वर्तमान आयु उसको x और y मान लेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, माना पुत्र की आयु इक्वल टू x वर्ष। इसको आप यहाँ पर पिता भी मान सकते हो, केवल आप लोगों को इसके लिए दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पिता की आयु इक्वल टू y वर्ष, एक क्या है वर्तमान, यहाँ पर लिख लेना क्या वर्तमान, ये वर्तमान आयु है, तो क्या है x वर्ष और y वर्ष। अब देखिए अब क्या कहा गया है, आप सबसे पहले देखिए बात करेंगे, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी यहाँ पर लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि किसमें 3 से गुणा करें। तो यहाँ देखिए जो पहले कहेगा, यानी क्या कहा है पिता की आयु, तो पिता की आयु हम क्या माने y इसके बराबर क्या कर देंगे जो पुत्र की, यानी पुत्र की आयु क्या माने है x, इसकी क्या है 3 गुना, यहाँ पर केवल 3 से गुणा कर देंगे बस, जो पहले का कहेगा उसको पहले करके बाकी उसमें गुणा। तो यहाँ पर क्या आएगा y इक्वल टू 3x, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब बात क्या आती है, अब बात आती है 12 वर्ष बाद। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है 12 वर्ष बाद। तो देखिए अभी इससे पहले हमने आपको बताया है यदि बाद का कहेगा तो उसमें क्या कर देंगे वर्तमान आयु में उसको जोड़ दिया जाएगा। तो 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर पुत्र की आयु, तो 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी वर्तमान आयु से उतना प्लस कर देंगे, यानी x प्लस का 12। तो यहाँ पर इतने वर्तमान यानी क्या हो जाएगी 12 वर्ष बाद उसकी आयु क्या रहेगी x प्लस का 12। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा पिता की आयु, यानी पिता की आयु क्या दिया गया है, पिता की आयु जो है वो 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगी वर्तमान आयु में से उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या y प्लस का 12 वर्ष। अब देखिए इसके बाद क्या कहा गया 12 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, यानी किसकी 12 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी, उसकी यानी किसकी पिता की। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जो पहले कहा, यानी पिता पहले आया ना, तो यहाँ पर पिता की आयु क्या है वह प्रश्नानुसार, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी जो पहले कहा, यानी पहले क्या कहा है पिता की आयु क्या है y प्लस का 12।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे y प्लस का 12 इक्वल टू क्या दिया गया है, यानी पुत्र की आयु की 2 गुनी, यानी पुत्र की आयु कितनी है x प्लस का 12, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, अब हम देखिए समीकरण 1 की सहायता से और इसकी सहायता से x और y का मान निकाल लेंगे, वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए y इक्वल टू क्या मिला हमको 3x, तो जहां पर y है वहां पर क्या रख देंगे 3x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हम कह रहा है y इक्वल टू 3x, यानी जहां पर y है वहां पर क्या रख देंगे 3x, तो यहाँ पर इसके मान को रखेंगे, यानी y 3x प्लस का 12, यहाँ पर 2 इंटू x प्लस का 12 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, बस आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x प्लस का 12 इक्वल टू 2x प्लस का यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 24। अब इसको हल करेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे, 3x माइनस का 2x इक्वल टू 24 माइनस का 12। अब 3x में 2x घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर x का मान कितना आ गया 12, यानी x यानी क्या, पुत्र की आयु क्या है, पुत्र की आयु x वर्ष है, तो x का मान कितना गया 12, यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितना गया, ये 12 वर्ष, कितना गया 12 वर्ष। अब बात करते हैं पिता की आयु, यानी दोनों को हमको पूछा है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता की आयु को हमने क्या माना है, y माना है, तो y क्या है, y इक्वल टू 3x है, तो y इक्वल टू क्या है 3x, x का मान कितना है 12, तो यहाँ पर क्या जाएगा 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा 36 वर्ष। तो यही दोनों हमारा पहला आंसर ये हो गया, ये और ये दूसरा आंसर हमारा ये हो गया। तो यहाँ से आज की क्लास समाप्त होती है। तो यदि आप लोगों को एक्सरसाइज में कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो अगर इससे जो कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। अब आप लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।